नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में जुलाई के मध्य में रिकॉर्ड 52.2 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है दर्ज किया गया है। आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, चीन, अमेरिका, भारत और पाकिस्तान। तो इसका आंसर है चीन। क्या आंसर? इसका आंसर है चाइना। इसका आंसर है। अब चाइना इसका आंसर क्यों है? देखो, चीन में इतनी गर्मी क्यों पड़ी, चाइना में इतना टेम्परेचर कैसे पहुंच गया। देखो ऐसा है कि जब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा लगाती है तो इस दौरान पृथ्वी का जो क्षेत्र या पृथ्वी का जो भी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है या पृथ्वी के जिस गोलार्ध में सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है वहां पर गर्मी का मौसम होता है। ये बात क्लियर है। और पृथ्वी के जिस क्षेत्र में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है वहां पर ठंड का मौसम होता है। तो चूंकि चाइना में इस समय सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, इसलिए यहां पर जो है गर्मी का मौसम हो गया। अब जब सूर्य इस तरफ होगा, यानी पृथ्वी जब उस तरफ पहुंचेगी, जब सूर्य की किरणें यहां से इस तरफ आएंगी, तो चूंकि ये पार्ट सामने है तो इसलिए यहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने वाली है और यहां पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने वाली है, इसलिए यहां पर ठंड का मौसम होगा और यहां पर गर्मी का मौसम होगा। लेकिन अभी सूर्य सामने है, उत्तरी गोलार्ध के सामने है, इसलिए यहां पर गर्मी का मौसम है और इसीलिए यहां पर टेम्परेचर इतना हाई पहुंच गया। यह आपको क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 20 जुलाई को हम लोग अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं, देखो जरा, समझो जरा इसको। इसका आंसर है, देखिए, तो अभी हर साल 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाते हैं। ऐसा क्यों? देखो, 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे, इसलिए उनकी याद में, उस घटना की याद में हर साल 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाते हैं। यह आपको क्लियर है। और जहां पर उतरे थे, जिस क्षेत्र में उतरे थे, उसे ट्रैंक्विलिटी बेस नाम दिया गया। देखो क्या लिखा है इसमें कि जिस जगह पर लैंडिंग हुई थी उसे ट्रैंक्विलिटी बेस नाम दिया गया। बात क्लियर है। तो भैया 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जिस स्थान पर उतरे थे उसे ट्रैंक्विलिटी बेस नाम दिया गया। ठीक, अब देखो, अब देखिए, इसमें इंसानों ने पहली बार अमेरिकी नासा के अपोलो 11 के माध्यम से ये यात्रा पूरी करी। ठीक, तो अपोलो 11 मिशन के माध्यम से 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जो है ट्रैंक्विलिटी बेस पर उतरे थे और इसी की याद में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। ये आपको क्लियर है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 948 विरासत वृक्ष का सौंदर्यीकरण का निर्णय किया है। क्वेश्चन क्या है? 948 वृक्ष का सौंदर्यीकरण का निर्णय किस राज्य सरकार ने किया है। तो इसका आंसर है यूपी सरकार ने ऐसा निर्णय किया है। इस समय देखिए, इस समय पूरा वर्ल्ड चाहता है कि भैया पूरे वर्ल्ड में वृक्ष की संख्या बढ़े, तो आपके पेड़ पौधे बढ़े, है ना, हरियाली बढ़े, इससे इन्वायरमेंट साफ रहे, स्वच्छ साफ रहे और जो हमारे वर्ल्ड में पानी की समस्या उसका समाधान भी इससे निकल पाए। ठीक, तो बेसिकली इसका आंसर है यूपी सरकार ने यह प्रयास किया है कि भैया 948 वर्ष का सौंदर्यीकरण किया जाए। चलो अब देखिए इसमें क्या इसकी कहानी है। देखो बेसिकली जो हो रहा है, ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, तो इसके तहत एक योजना है, यानी एक योजना के तहत ये सारा काम हो रहा है। ठीक, तो यूपी सरकार की योजना है जिसका नाम है विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना। क्या नाम है? देखो उसमें यूपी सरकार की योजना है जिसका नाम है विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना, जिसके तहत 948 वर्ष का सौंदर्यीकरण होने वाला है। अब इसमें सवाल यह आता है कि भैया विरासत वृक्ष क्या होते हैं, किसको कहा गया है। तो ऐसा है कि भैया यूपी सरकार ने बोला है कि भैया 100 ऐसे वृक्ष, यानी ऐसे वृक्ष जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो, यानी 100 साल से ज्यादा उम्र वाले, ज्यादा उम्र या पुराने, ज्यादा पुराने पुराने वृक्षों की, क्या मैंने बोला आपसे, 100 साल से ज्यादा पुराने वृक्षों की 28 प्रजातियों को, 28 जो है 28 प्रजातियों को इसमें
विरासत वृक्ष का नाम दिया गया है, विरासत वृक्ष नामित किया गया है। ठीक, तो ऐसे वृक्ष जिनकी उम्र 100 से ज्यादा हो, तो ऐसे 100 से ज्यादा उम्र वाले वृक्षों की 28 प्रजातियों को विरासत वृक्ष की संज्ञा का के रूप में नामित किया गया है। यह आपको क्लियर है? आप देखो उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा इसमें? इसमें लिखा है कि भैया 100 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों की 28 प्रजातियों को विरासत वृक्ष के रूप में नामित किया गया है। बात क्लियर है? अब देखो इसमें ये पेड़ राज्य के सभी 75 जिलों में फैले हुए हैं। ठीक, तो भैया 948 वृक्षों का सौंदर्यीकरण होना है। तो किसके तहत हो रहा है? तो ये आपकी योजना है विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत ही काम हो रहा है। और जो विरासत वृक्ष किसको कहा गया है? जो वृक्ष 100 साल पुराने हो और ऐसे 28 प्रजातियों को ये नाम दिया गया है। बात क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर है यूपी सरकार। चलो, हाल ही में किस खिलाड़ी ने हंगरी का सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने हंगरी का, जो आपका यूरोप का देश है, हंगरी का सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो उसका आंसर है आर प्रागनानंदा। देखो जरा इसमें, ये आपके सामने है। क्या इसका आंसर है? देखो क्या लिखा इसमें कि भैया हाल ही में सुपर जीएम शतरंज, ऐसे पढ़ लेते हैं, सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 में युवा भारतीय खिलाड़ी, जो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रागनानंदा चैंपियन बने हैं। आपको ध्यान रखना है कि भैया कहाँ का टूर्नामेंट है ये? तो ये हंगरी का है। बेसिकली हंगरी यूरोप का देश है। तो हंगरी का सुपर जीएम शतरंज चेस टूर्नामेंट है, तो उसमें चैंपियन बने हैं। कौन? आर प्रागनानंदा। क्लियर है बात? आप देखो, उन्होंने प्रभावशाली ढंग से 6 पॉइंट अंक बनाए हैं। 10 खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में स्पष्ट पहला स्थान प्राप्त किया है। ये फर्स्ट रैंक पर आए हैं। 9 राउंड के कड़े खेल के बाद में ईरान के एम अमीन ताबाताबाई और रूस के सानन जूगीरोव को हराकर ये टॉप पर आए। बात क्लियर है? चलो, अब इसके बाद में इनकी जो उपलब्धि है उसकी बात करें तो 2016 में इतिहास में सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने, यानी कि आपके मास्टर बने। और 2022 में विश्व चैंपियन जो आपके मैग्नस कार्लसन है, यानी वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन, उनको हराकर ये 3rd रैंकर आए। मतलब भारत में ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। बात क्लियर है? इसके पहले आनंद और हरिकृष्णा ने इनको हरा चुके हैं। किसको? मैग्नस कार्लसन को। देखो इनकी फोटो सामने, ये देखो, ये आपके हैं मैग्नस कार्लसन। ये वर्ल्ड चैंपियन है, ये विश्व चैंपियन, और इनको जो है हराने वाले प्रागनंदा तीसरे खिलाड़ी बने। बात क्लियर है? चलो, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन से देश शीर्ष पर रहा है? यानी एक इंडेक्स होता है, इसका नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसमें कौन सा देश टॉप पर रहा है? इसका आंसर है सिंगापुर। देखो इसका आंसर इस प्रकार से, इसकी कहानी ऐसी है कि ये देखो ऐसा है कि भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है, ये करता क्या है? ये तय करता है कि भैया पूरे वर्ल्ड में ऐसे कौन से पासपोर्ट हैं, यानी ये पूरे वर्ल्ड में पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट बनाता है। क्या करता है ये? जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, पूरे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट बनाता है। इस लिस्ट में सबसे टॉपर कौन है? टॉपर है सिंगापुर। बात क्लियर है? इस पे लिस्ट में सबसे टॉपर सिंगापुर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप पूरे वर्ल्ड में 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी आपको। यदि आपके पास में सिंगापुर का पासपोर्ट है तो भैया आप पूरे वर्ल्ड के 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री आपको मिलने वाली है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं भारत के बारे में। अगर आपके पास में, अब देखो इस इंडेक्स में जो आपकी भारत है, इसकी पोजीशन क्या है? इस इंडेक्स में भारत की 80वीं पोजीशन है। 80 पोजीशन भारत की है। इससे पहले भारत थोड़ा सा 5 अंक पीछे था। इस बार भारत जो है 5 अंक का इंप्रूवमेंट हुआ है, 5+ भारत इसमें आया है। ठीक है, तो इससे पहले भारत से जो आपकी पोजीशन थी, भारत इसमें 5वें स्थान ऊपर आया है। बात क्लियर है? तो अगर आपके पास में भारत का पासपोर्ट है तो भैया आप पूरे वर्ल्ड में 57 देशों की यात्रा बिना वीजा के, आप वीजा फ्री, यानी कि 57 देशों में आप वीजा फ्री एंट्री कर सकते हो।
सिंगापुर में 192 देश में आप वीजा फ्री एंट्री है। और अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप पूरे वर्ल्ड के 57 देशों में बिना वीजा के आप एंट्री पा सकते हो। ये आपको क्लियर है? ठीक, चलिए इसमें इतना ही है जो आपके काम का है। चलो, क्या इसमें हेनली पासपोर्ट लिस्ट में टॉप पर सिंगापुर का नाम है। विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट है ये। सिंगापुर ने जापान को पछाड़कर इस बार टॉप पर आया है। इससे पहले जापान टॉप पर था। सिंगापुर के पासपोर्ट के जरिए कुल 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री ली जा सकती है। और भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग इस समय कुल 5 स्थान का सुधार होकर 80वें स्थान पर है। और भारतीयों को दुनिया में 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री इस समय मिल रही है। बात क्लियर है? चलो, अब जो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के 105 कलाकृतियां सौंपी है? यानी किस देश ने भारत को प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व की 105 कलाकृतियां सौंपी है? क्वेश्चन बनेगा प्री में, आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका आंसर है अमेरिका। तो भी अमेरिका ने भारत की जो ऐतिहासिक या धार्मिक जो सांस्कृतिक कलाकृतियां हैं तो उनकी 105 हमें जो आपको जो कलाकृति उनको हमको सौंपा है। ठीक, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, अभी ऐसे बेसिकली भारत की प्राचीन ऐतिहासिक महत्व की 105 कलाकृतियां, मूर्तियां, अमेरिका वापस जो मूर्तियां हैं तो अमेरिका उसको भारत को वापस करने वाला है। ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए, न्यूयॉर्क के मशहूर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में एक समारोह हुआ था। उस समारोह के दौरान में भारत के अमेरिकी राजदूत, यानी भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं जिनका नाम है एरिक गार्सेटी, और अमेरिका में भारत के जो राजदूत हैं तरणजीत सिंधु ने कहा कि ये कला संग्रह भारत की अमानत है और इससे भारत में ही होना चाहिए। भाई, जो भारत की अमानत है उससे भारत में होना चाहिए। अमेरिकी के एरिजोना में भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा मौजूद है तो उसे भारत को देने का उन्होंने बात करी है। और साथ ही वैदिक काल के जो हिंदू मंदिर की भी इसमें कई मूर्तियां हैं उनको भी अमेरिका इसमें वापस करने वाला है। ठीक, तो 105 जो मूर्तियां हैं, कलाकृतियां, उनको अमेरिका भारत को वापस करने वाला है। फ्रांसीसी सरकार ने हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को शेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम को यह अवार्ड मिला है। ठीक, तो किसने दिया है? फ्रांसीसी सरकार ने दिया है। किसको दिया है? अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम को दिया है। अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम है शेविलियर अवार्ड। बात क्लियर है? चलो, ये बेसिकली ये गायिका है और ये बांसुरी वादक है। ये कौन सी ये गायिका है? इनका नाम अरुणा साईराम है। ये गायिका है और ये बेसिकली बांसुरी वादक है। ये आपको क्लियर, आप देखो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कर्नाटक गायिका अरुणा साईराम और बांसुरी वादक शशांक सुब्रमण्यम को फ्रांसीसी सरकार ने प्रतिष्ठित शेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संगीत क्षेत्र और भारत फ्रांस संबंधों के विकास में उनके योगदान को मान्यता देने का प्रयास इसमें किया गया है। ठीक, तो किसने दिया है, किसको दिया है, किसके लिए दिया है? वो जो आपके साईराम है, जो अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम, इनका संबंध किससे, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनेगा, किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, फ्रांस या अर्जेंटीना, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अर्जेंटीना। तो भैया अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायाना भारत की यात्रा पर आए। कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा प्री में कि भैया जॉर्ज एनरिक तायाना किस देश के रक्षा मंत्री हैं, तो इसका आंसर है अर्जेंटीना। ये आपके सामने फोटो है। क्लियर है बात? अब देखो जरा, इसमें जो रक्षा मंत्री हैं, जो भारत के रक्षा मंत्री से मिलने आए थे, तो बेसिकली नई दिल्ली 17 जुलाई को अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायाना सोमवार को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे और आकर उन्होंने जो रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह, उनसे मुलाकात करी। दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंधों को लेकर, रक्षा सहयोग को लेकर बात हुई और मजबूत करने का प्रयास इसमें किया गया। ठीक, चलो तो भैया अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि जो अर्जेंटीना कहाँ पर आता है। देखिए, जो अर्जेंटीना है ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, इसका एक देश है। इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स की राजधानी है, क्या है? ब्यूनस आयर्स। और जो इसके राष्ट्रपति, उनका नाम है अल्बर्टो फर्नांडीज। ठीक, इसकी राष्ट्रपति है ब्यूनस आयर्स और इसके जो राष्ट्रपति हैं, जो इसकी राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स, राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। ठीक, इसकी लोकेशन यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका में। ठीक, तो भैया आज के लिए इतना पर्याप्त है, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, आगे पढ़ते रहेंगे। अगला वीडियो जल्दी आने वाला, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।